हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द जावा प्लेसमेंट कोर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे एरेज के बारे में। इससे पहले लेक्चर 2 के अंदर हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में। तो हमें दो टाइप के डेटा टाइप्स सुनने को मिले थे, जिनमें से पहले थे हमारे प्रिमिटिव टाइप्स, जो सबसे बेसिक या लो लेवल टाइप्स होते हैं, और दूसरे थे हमारे नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, जिनमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खुद से डिफाइन कर सकते हैं, साइज खुद से बता सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपने पहले नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसका नाम है एरेज। जो स्टूडेंट C++ पढ़कर आ रहे होंगे उन्होंने भी एरेज के बारे में सुना होगा, क्योंकि एरेज C++ और जावा का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है हमारे पास, जिसके लिए हमें उसकी एज स्टोर करानी है। अब एज को स्टोर कराने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे अपने कोड के अंदर, इंट एज इज इक्वल टू 18। कुछ इस तरीके से हमने एज को स्टोर करवा दिया। अब मान लेते हैं उसी सेम स्टूडेंट के लिए हमें उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं, और वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं। तो हमने कहा कि बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, दोबारा से बना लेंगे एक और वेरिएबल इंट इंग्लिश, उसमें मार्क्स स्टोर करा देंगे। इसी तरीके से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मार्क्स स्टोर करा देंगे। लेकिन जैसे ही स्कूल से आप कॉलेज के अंदर जाते हैं तो सेमेस्टर्स में क्या होता है, 5-6 नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और हर 6-6 महीने बाद आपके 6 और नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो आप एक कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट सीखते हैं। अब ऐसे केस में क्या आप हर सब्जेक्ट के लिए एक नया वेरिएबल जो है बना रहे होंगे? तो उसका जवाब है नहीं। हम इतने सारे वेरिएबल्स बनाकर अपने कोड को कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। तो इसका जावा में सॉल्यूशन ये है कि हम एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बना लें जो सेम टाइप के हों। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बना रहे होंगे, लिस्ट ऑफ मार्क्स बना रहे होंगे जिनका सेम टाइप होगा, यानी इंटीजर। तो इस कॉन्सेप्ट को जावा के अंदर कहते हैं एरेज का कॉन्सेप्ट। जब भी हमें सेम डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टोर कराना होता है तो हम उनको एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करा लेते हैं और उसके बाद उसे अपने कोड में यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफी हैंडी पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जावा का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब बात करते हैं कि एक एरे को हम कोड के अंदर लिखते कैसे हैं। तो एरे को कोड के अंदर लिखने का सिंटैक्स कुछ ऐसा लगता है, जिसमें सबसे पहले हमें बताना होता है कि हम कौन से टाइप का एरे बना रहे हैं। उसके बाद हमें लगाने पड़ते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जहां भी होंगे जावा के अंदर, वहां हमें समझ जाना है कि हम एक एरे की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम दे देते हैं अपने एरे को कोई भी नाम और लिखते हैं इज इक्वल टू न्यू। अब ये न्यू एक कीवर्ड है। जैसे हमने पहले भी बहुत सारे कीवर्ड्स की बात की है, हमने ब्रेक कीवर्ड की बात की है, हमने रिटर्न कीवर्ड की बात की है, वैसे ही न्यू एक कीवर्ड है। न्यू को हम यूज करते हैं मेमोरी के अंदर कोई नई स्पेस लेने के लिए। यानी जब भी हम कोई नया ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप का, जिसको मेमोरी के अंदर स्पेस चाहिए, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद दोबारा से हम वही टाइप लिखेंगे जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा था, एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे हमारा साइज। अब हमें जावा के अंदर लिस्ट तो चाहिए, लेकिन किस साइज की चाहिए वो साइज हम बताते हैं यहां पर। अब अपना वाला जो एग्जाम्पल था, यानी मार्क्स का एग्जाम्पल, उसके लिए अगर हमें एरे डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे यहां पर इंट, क्योंकि इंट टाइप का एरे डिफाइन करना है। फिर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर लिखेंगे मार्क्स, क्योंकि हमें मार्क्स नाम का एक एरे डिफाइन करना है, इज इक्वल टू न्यू इंट। एंड कितना साइज था हमारे एरे का, मतलब हमें कितने एलिमेंट स्टोर कराने थे, उसके अंदर हमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने थे, यानी साइज यहां पर होगा 3। अब इसी तरीके से अगर हमें 20 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने होते तो हम सिंपली यहां पर 3 की जगह लिख रहे होते 20। तो इस तरीके से हमें बस एक छोटा सा नंबर चेंज करना है ज्यादा मेमोरी के लिए, एंड वो ज्यादा मेमोरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी हमारे नए वेरिएबल्स को लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करने के लिए। अब अगर विजुअलाइज करें कि मेमोरी में एक्चुअली हो क्या रहा होगा, तो कुछ ऐसी एक लिस्ट बनी होगी जिसके अंदर 3 डब्बे होंगे। इस पहले डब्बे में मान लेते हैं हमने स्टोर करा लिए फिजिक्स के मार्क्स, यहाँ पर केमिस्ट्री के मार्क्स, और यहाँ पर हमने स्टोर करवा लिए इंग्लिश के मार्क्स। अब मार्क्स को स्टोर कैसे कराना है, तो इन डब्बों के फिक्स्ड नंबर्स होते हैं जावा के अंदर। इस पहले डब्बे को हम कहते हैं डब्बा नंबर 0, दूसरे डब्बे को लिस्ट के कहते हैं डब्बा नंबर 1, और तीसरे डब्बे को कहते हैं डब्बा नंबर 2। तो ऐसे ही अगर हमें इस पहले डब्बे में कुछ स्टोर करवाना है या यहाँ से कुछ लेना है, तो हम इसे लिखेंगे मार्क्स ऑफ 0। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे अपने एरे वेरिएबल के सामने और उसके अंदर डाल देंगे जो भी डब्बा नंबर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पर अगर हमें फिजिक्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो लिख देंगे 97। फिर हमें डब्बा नंबर 1 पर जाना है, तो मार्क्स ऑफ 1 में हम स्टोर करवाना चाहते हैं अपने केमिस्ट्री के मार्क्स, और मार्क्स ऑफ 2 में हम स्टोर करवाना चाहते हैं अपने इंग्लिश के मार्क्स। अब एक चीज हमने नोटिस की होगी कि इन डब्बों की जो नंबरिंग है वो 1 से शुरू नहीं होती, वो 0 से शुरू होती है। यही सेम चीज C++ वाले एरेज के भी अंदर होती है। तो प्रोग्रामिंग में कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनकी जो इंडेक्सिंग होती है, इन डब्बों के नंबर जहां से शुरू होते हैं उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अब जावा ऐसी लैंग्वेज है और C++ भी ऐसी लैंग्वेज है जिनमें एरेज की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, और इसीलिए जावा के एरेज को हम कहते हैं 0 इंडेक्स्ड, क्योंकि इनकी जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। अब कुछ इस तरीके से हम अपने मार्क्स को अपने एरे के अंदर स्टोर करवा रहे होंगे, और जब भी इन मार्क्स को हमें पढ़ना है यानी जानना है कि 0th डब्बे में क्या स्टोर है, 1st डब्बे में क्या स्टोर है, 3rd डब्बे में क्या स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा लिख देंगे मार्क्स ऑफ 0, तो हमें पता चल जाएगा 0th डब्बे में क्या स्टोर है। या फिर अगर हमें पहले डब्बे के बारे में जानना है तो लिख देंगे मार्क्स 1। इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, तो प्रिंट करवा देंगे तो 1st डब्बे में जो भी मार्क्स हैं वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएंगे। अब इस सेम चीज के लिए कोड लिखते हैं एंड देखते हैं कि कोड में ये चीज कैसे विजुअलाइज हो रही होगी, कैसे चल रही होगी। हमने ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई है एरेज नाम से और अपना मेन फंक्शन बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या करेंगे, अपना एरे हम डिफाइन करेंगे, तो इंट मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 3। अब यहां पर मार्क्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 97, ये करके हमने अपने फिजिक्स के मार्क्स लिख लिए। मार्क्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 98, ये करके हमने अपने केमिस्ट्री के मार्क्स लिख लिए। और मार्क्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 95, ये करके हमने अपने इंग्लिश के मार्क्स लिख लिए। अब ये तो हमने लिख लिया। अब इन मार्क्स को प्रिंट करवाने के लिए क्या हम सिंपली यहां पर मार्क्स लिख दें? देखते हैं क्या सारे के सारे मार्क्स हमारे लिए प्रिंट हो रहे होंगे। इस कोड को सेव करके एक बार रन करते हैं, और मार्क्स अगर हम प्रिंट करवाएं तो हमारे लिए ऐसी कुछ जार्गन प्रिंट हो रही है। ये जार्गन मतलब ये एक गार्बेज वैल्यू है जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें तो मार्क्स प्रिंट करवाने थे। ये इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने एरे बनाया है वहां पर क्लास नेम और कुछ हैश कोड का मिक्सचर जो है वो हमारे लिए प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर जब भी आप मार्क्स को प्रिंट करवाएंगे तो मार्क्स की एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में क्या मेमोरी एड्रेस था उससे रिलेटेड कुछ वैल्यू हमारे लिए प्रिंट होगी। एक्चुअल मार्क्स प्रिंट नहीं होंगे। अगर वो हमें प्रिंट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे हमने 0 लगा दिया, ऐसे ही हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे 1st ब्रैकेट पर एंड 2nd ब्रैकेट पर। तो 0, 1 एंड 2 तीनों इंडेक्स के मार्क्स हमने प्रिंट करवाने हैं। उसको रन करेंगे एंड वी कैन सी कि हमारे लिए पहले वाले मार्क्स प्रिंट हो गए जो हमने सबसे पहले वाले इंडेक्स को दिए थे, यानी 0th इंडेक्स को दिए थे। फिर 98 प्रिंट हो गया जो हमने 2nd नंबर पर दिया था। फिर 95 हो गया जो हमने 3rd नंबर यानी अपने 2nd इंडेक्स को दिया था। तो कुछ इस तरीके से हम अपने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं। अब हम इसमें पूछ सकते हैं कि यहाँ अगर 3 की जगह 100 साइज का हमने एरे बनाया होता तो क्या तब भी हम ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट 100 बार लिख रहे होते? बिल्कुल भी नहीं। हम ये जो पूरा का पूरा प्रिंटिंग का काम है इसको एक लूप लगाकर भी कर सकते हैं। लूप लगाकर कैसे? हम लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i जब तक लेस देन 3 नहीं हो जाता i प्लस प्लस। अब ये जो 3 है ये कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पर इस एरे का साइज है, तो जो भी साइज है उससे लेस देन और शुरुआत हो रही है 0 के साथ। एंड यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे मार्क्स ऑफ i। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक इंडेक्स नंबर देने की जगह हमने वेरिएबल दे दिया जो हमारे उस इंडेक्स नंबर को दर्शाता है। इस इंडेक्स नंबर i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, और जैसे ही 3 होने जाएगी वैसे ही हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वहां पर ये जो कंडीशन है, टर्मिनेशन कंडीशन, ये रीच हो जाएगी। अब इस कोड को भी एक बार रन करके देखते हैं कि प्रिंट क्या होगा हमारे लिए। तो 3 वैल्यूज प्रिंट हुई है वैसे ही ऑर्डर में जैसे हमारी नॉर्मल आउटपुट स्टेटमेंट्स ने प्रिंट करवाई थी। तो कुछ इस तरीके से जब भी हमें एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है हम डायरेक्टली एक एक इंडेक्स पर नहीं जाते, हम सिंपली एक लूप लगा देते हैं और लूप की फॉर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स को, सारी की सारी वैल्यूज को हम एक्सेस कर लेते हैं।
अब एरेज में एक और चीज है, अगर यहाँ पर आप इस इनिशियलाइजेशन को मार्क्स ना लिखने की जगह कुछ इस तरीके से लिखें, मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 3, तो ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये चाहे मार्क्स के आगे आए या पीछे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली हमारे लिए एरे हमारा डिक्लेयर होकर आ रहा होगा, तो हम इन मार्क्स के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको आगे भी लगा सकते हैं। जैसे हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे इनपुट लिया है जिसका नाम हमने दिया है आर्ग्स यानी आर्ग्यूमेंट्स, और वहां पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लगाए हुए हैं, यानी ये दर्शाता है कि अब तक मेन फंक्शन के अंदर जो हम इनपुट ले रहे थे वो क्या था, वो एक एरे था स्ट्रिंग टाइप का जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स हम इनपुट करा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम एरेज का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे ही हम एक एरे क्रिएट करते हैं वैसे ही मेमोरी पर क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है एक्चुअल कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो हमने यहाँ पर विजुअलाइजेशन के लिए अपनी एक मेमोरी बनाई हुई है। मेमोरी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, मेमोरी को विजुअलाइज करने के लिए उसे छोटे छोटे डब्बों में डिफाइन कर दिया है कि ये कोई डब्बा होगा, ये कोई डब्बा होगा, और हर एक डब्बे का साइज क्या है, 1 बाइट। और एक और चीज, जैसे ही मेमोरी के अंदर छोटी छोटी हर एक स्पेस होती है, हर एक डिफरेंट स्पेस का एक नया एड्रेस होता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी से रीड करने के लिए, उसमें राइट करने के लिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें मेमोरी में जो रीड राइट हो रही हैं वो कौन से एड्रेस पर स्टोर्ड है, ताकि जल्दी से जाके वहां से वो लेकर आए और यूजर को दिखा दे या उनको किसी काम के लिए यूज कर ले। तो वैसे तो मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में स्टोर होते हैं, जैसे हमारे डेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, बाइनरी के अंदर 0 और 1 होते हैं, वैसे हेक्साडेसिमल भी बेस 16 होता है, इसके अंदर मेमोरी एड्रेसेस डिफाइन होते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने डेसिमल में लेनी है। पहले मेमोरी एड्रेस को नाम दिया है 1001, दूसरे को 1002, एंड इसी तरीके से हमारे जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो एक लीनियर फैशन में दिए हुए हैं। अब एक सैंपल एरे लेकर देखते हैं जो हमने डिफाइन किया अभी। हमारा एरे था इंटीजर एरे ऑफ मार्क्स, जिसका साइज हमने दिया था इनिशियलाइजेशन के टाइम पर 3। तो जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखी वैसे ही क्या हुआ, मेमोरी के अंदर 3 इंटीजर की जो स्पेस है वो रिजर्व हो गई। ये पूरी की पूरी 3 इंटीजर की स्पेस है और ये रिजर्व हो गई मार्क्स नाम से। अब ये पूरी की पूरी 3 इंटीजर की स्पेस कैसे है, हम रिकॉल करें तो लेक्चर 2 में जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे तो पढ़ा था कि इंटीजर का साइज जावा के अंदर 64 बिट मशीन पे होता है 4 बाइट्स। तो ये 1 बाइट है, तो यानी इन 4 बाइट्स में हम एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, इन 4 बाइट्स में हम अपना दूसरा इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, और इन 4 बाइट्स में हम अपना तीसरा इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर स्टोर हो रहा होगा मार्क्स ऑफ 0, यहां पर मार्क्स ऑफ 1, एंड फाइनली यहां पर स्टोर हो रहा होगा हमारा मार्क्स ऑफ 2। तो कुछ इस तरीके से टोटल 12 बाइट्स की जो मेमोरी है वो ले रहा होगा हमारा मार्क्स नाम का एरे। यहां पर 3 वेरिएबल्स अगर हम डिफाइन करते हैं इंटीजर टाइप के तो वो भी 12 बाइट्स ही ले रहे होते हैं। इनडायरेक्टली लिस्ट भी हमारी उतने ही साइज की होती है, 12 बाइट्स ले रही होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारी मेमोरी डिफाइन होगी, और इन चारों वेरिएबल्स को यूज करके हम अपने फिजिक्स के मार्क्स यानी 97 स्टोर कर रहे थे, इन चारों को यूज करके हम अपने केमिस्ट्री के मार्क्स 98, और इन चारों को यूज करके हम अपने इंग्लिश के मार्क्स यानी 95 को स्टोर कर रहे होते थे। तो कुछ इस तरीके से एरे को बनाने के बाद मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से स्पेस हमारी ले ली जाती है, और ये जो स्पेस ली जाती है लीनियर फैशन में ली जाती है। मतलब पहले का एड्रेस जो भी होगा, अगले वाले बाइट का एड्रेस उससे +1 होगा, उससे अगले वाले का उससे +1 होगा। लीनियर फैशन में जो है मेमोरी एलोकेट हो रही होगी उस पर्टिकुलर एरे को। अब बात कर लिए हमने एरेस को डिफाइन करने की, कैसे मेमोरी लेता है, कैसे हम आउटपुट कराएं। एक और चीज की बात करते हैं, एरेस को डिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, एक और तरीका है। वो सेकंड डेफिनेशन कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके के अंदर हमें पहले ही पता होता है कि साइज क्या होने वाला है एरे का, या फिर वेरिएबल्स कौन से स्टोर करने वाले हैं हम उस एरे के अंदर, कौन सी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। जैसे मार्क्स के केस में हमें पहले से पता था कि हमें 3 साइज का एरे डिफाइन करना है, तो हम क्या करते, हम उसको कुछ इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते थे। जैसे यहां पर इसे अगर हम कर दें कमेंट आउट और अपने मार्क्स को दोबारा डिक्लेयर करने बैठे तो हम लिख सकते थे इंट मार्क्स
जिसमें पहले में लिखते हैं 97, फिर 98, फिर 95 और यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर। तो हमें इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। सिर्फ इतनी एक स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता कि हमें एक 3 साइज का एरे बनाना है, क्योंकि हमने राइट साइड में 3 ही एलिमेंट्स लिखे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं ऑटोमेटिकली एरे के अंदर स्टोर हो जाते हैं उसी इंडेक्स पर। पहला जो एलिमेंट हम लिखते हैं वो स्टोर हो जाता है 0th इंडेक्स पर, दूसरा 1st इंडेक्स पर, तीसरा 2nd इंडेक्स पर। एंड जैसे हम उनको प्रिंट करवा रहे होते वैसे ही वो प्रिंट हो रहे होते। तो कुछ इस तरीके से अगर हमें पहले से एलिमेंट्स पता है तो हम उनके लिए डायरेक्टली एक एरे क्रिएट कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को अंदर डालकर। अब इसके साथ साथ क्या करते हैं, एक मान लेते हैं यूजर से हमें इनपुट लेकर एरे बनाना है, तो हम साइज जो है वो यूजर से इनपुट लेकर बनाते हैं। तो अपना एक एरे डिफाइन करते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं इंट नंबर्स और यहां पर लिखेंगे न्यू इंट ऑफ साइज और यहां पर भी लिख देंगे साइज। अब ये साइज कहां से आएगा, ये तो हमने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया। तो सबसे पहले एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू स्कैनर से। अब क्या करेंगे, एक इंटीजर वेरिएबल इनपुट ले लेंगे जिसका नाम है साइज, यूजर से ही। तो इंटीजर हमने ले लिया इनपुट। अब हमने क्या किया, यूजर से इंटीजर साइज इनपुट ले लिया और उसी साइज का हमने एक एरे बना दिया। फिर बार बार इस एरे के एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले कराते हैं। साथ के साथ यहाँ पर मार्क्स को चेंज करके लिख देते हैं नंबर्स और इसे सेव करके अगर अब रन करें तो सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा अपना साइज। मान लेते हैं कि हम एक 6 साइज का एरे जो है बनाना चाहते हैं और उसके लिए देखेंगे कि हमारे पास 6 0 इनपुट हो गए। अब ये 0 कैसे इनपुट हुए, हमने तो कभी एरे के नंबर्स क्या हैं वो बताया ही नहीं। तो जावा के अंदर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो जाती है नल वैल्यूज के साथ। इसका क्या मतलब है, जब भी जावा के अंदर आप एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर, अगर हम इसे मेमोरी मान ले, एक स्पेस ले लेता है अपने नाम से और इस स्पेस के अंदर स्टोर कर लेता है नल वैल्यू। अब ये एक ऑब्जेक्ट है वो तो वो नल स्टोर करेगा। अगर यहाँ पर इंटीजर है तो वो एक 0 स्टोर करेगा, फ्लोट है तो वो एक 0.0 स्टोर करेगा बाय डिफॉल्ट, बूलियन अगर है तो स्टोर करेगा बाय डिफॉल्ट फॉल्स। और कुछ इस तरीके से अगर वो एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए स्टोर कर रहा होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और अगर वो एक इंटीजर एरे है तो हर एक इंट पर स्टोर हो रहा होगा 0, या फिर फ्लोट एरे अगर होता तो हर जगह स्टोर हो रहा होता 0.0, 0.0 और 0.0। तो कुछ इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर तो कर देते हैं पर उसको इनिशियलाइज नहीं करते। डिक्लेयर यानी कंपाइलर को बता देना कि हमारे पास एक एरे है, और इनिशियलाइज यानी उसके हर एक डब्बे में जाकर कोई वैल्यू भरना। अब हमने वो वैल्यू तो भरी नहीं, तो जावा ने ऑटोमेटिकली वहां पर 0 स्टोर कर दिया, इसीलिए हमारे पास 6 बार 0 प्रिंट हुआ। अगर हम इस इनपुट को दोबारा दें, यानी अपने कोड को दोबारा रन करके अगर हम दें इस बार 10, तो हम देखेंगे 10 बार हमारे लिए 0 प्रिंट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा साइज वर्क करता है और जावा के अंदर हमारी डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वर्क करती है। लेकिन अगर आप C++ का एग्जाम्पल लेंगे तो C++ के अंदर ऐसा होता है कि वहां पर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर 0.0 या 0 नहीं, C++ अगर आप पढ़ रहे होते तो C, X, 4, 2, 3, 1 ऐसा कुछ स्टोर हो रहा होता जो एक गार्बेज वैल्यू होती जो कंप्लीटली काम की नहीं होती। तो मुझे ये बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है जावा के अंदर कि अगर आपको भी पता नहीं कि क्या स्टोर कराना है तो आपको अलग से जाकर इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, नल वैल्यूज के साथ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। अब मान लेते हैं कि हमें एरेज के एलिमेंट्स भी इनपुट करने हैं, तो उनको किस तरीके से इनपुट कर रहे होंगे। तो इसी कोड के अंदर एक और लूप चला लेते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के बाद हम एक लूप बनाते हैं इंट i = 0 से लेकर i < size तक i++, और इस लूप के अंदर क्या कर रहे होंगे, नंबर्स ऑफ i के अंदर स्टोर करा रहे होंगे इनपुट लेकर एलिमेंट्स। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है बिगिनर्स के लिए। यहां पर क्या हुआ, फॉर लूप चला दिया हमने साइज का, जैसे कि हमने बाद में चलाया था, पर यहां पर बाद में जो फॉर लूप चलाया था वो था आउटपुट के लिए, इस बार जो फॉर लूप चला रहे हैं वो है इनपुट के लिए। और इनपुट करते टाइम क्या किया, sc.nextInt से एक इंटीजर इनपुट ले लिया और उसकी वैल्यू को स्टोर करा दिया नंबर्स i में, यानी ith इंडेक्स में। अब इसको सेव करके रन करते हैं। सबसे पहले पास कर रहे होंगे हम अपना साइज, तो साइज क्या है हमारे लिए 5। उसके बाद पास करेंगे पहले इंडेक्स पर क्या है, तो पहले इंडेक्स पर आप हमें दीजिए 1, दूसरे इंडेक्स पर 2, तीसरे इंडेक्स पर 3, चौथे इंडेक्स पर 4 एंड देन 5।
और इसी तरीके से हमने 1 2 3 4 5 अगर इनपुट किया तो हमारे आउटपुट में भी हमें 1 2 3 4 5 जो है वो मिल गया। तो कुछ इस तरीके से हम एरे के इनपुट्स को लेते हैं और एरे की वैल्यूज को आउटपुट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या करना है, एक एरे लेना है इनपुट फ्रॉम द यूजर और उसमें एक नंबर x को सर्च करना है और जहां पर भी वो नंबर मिल जाए हमें उस इंडेक्स को प्रिंट कर देना है। तो पहली बार जैसे ही हमें वो नंबर मिलेगा हम उस इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें एक एरे का साइज लेना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद डिफाइन करना पड़ेगा अपना एरे, उसके बाद लेने पड़ेंगे अपने एरे के नंबर्स को इनपुट, फिर क्या करेंगे एक वैल्यू x को जिसको हमें ढूंढना है उस एरे के अंदर उसको इनपुट लेते हैं। int x इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने ले लिया x को इनपुट। अब एक लूप चलाएंगे, लूप चलाकर क्या करते हैं हम बेसिकली उस पूरे के पूरे एरे पर ट्रेवर्स करते हैं, उस पूरे के पूरे एरे पर एक एक करके चलते हैं। अब वो चलने के साथ हम चाहे उन वैल्यूज को प्रिंट करवाएं, चाहे वहां पर कुछ सर्च करें, चाहे उनको सॉर्ट कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक एक करके वैल्यूज को उठा रहे हैं एरे में से जब भी हम एक लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एरे की एक और प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लेते हैं जिसका नाम है लेंथ। हर एक एरे के साथ एक लेंथ वेरिएबल एसोसिएटेड होता है, यानी अगर आप अपनी मेमोरी में एक एरे बना रहे हैं तो उसके साथ एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा जुड़ी होगी और इस प्रॉपर्टी में सेव्ड होगा उस एरे का साइज। तो जितना भी साइज होगा एरे का, अगर मान लीजिए हमारे पास ये साइज वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ ये नंबर्स वाला एरे होता, तो हम लेंथ कैसे निकालते उसका साइज कैसे निकालते, इस लेंथ वेरिएबल की हेल्प से। कैसे, यहां पर साइज लिखने की जगह हम डायरेक्टली लिख सकते थे नंबर्स डॉट लेंथ। तो नंबर्स डॉट लेंथ ये जो चीज है इसका मतलब इनडायरेक्टली साइज ही होता है, यानी एक एरे का साइज हमें रिटर्न हो रहा है और हम उस साइज को यहां पर लिख रहे हैं। तो जब भी आप एरे बना रहे हैं आपको अलग से साइज नाम का वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। अगर यूजर से इनपुट नहीं कर रहे, अगर हमें ऑलरेडी एक एरे दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली उस एरे का नाम डॉट लेंथ लिखकर उसका साइज पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लूप के लिए साइज पता कर लिया। एंड अब क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स पर देखेंगे कि क्या ये हमारा x है। जैसे ही हमारा x हमें मिल जाएगा हम प्रिंट करवा देंगे x फाउंड एट इंडेक्स i, क्योंकि i क्या है, i है हमारा ith इंडेक्स। तो इसके लिए लिखेंगे इफ नंबर्स ऑफ i किसी भी पॉइंट पर हो जाता है x, तो वहां पर आप प्रिंट कर दीजिए x फाउंड एट इंडेक्स। किस इंडेक्स पर मिला हमें x, i इंडेक्स पर, तो हमने i को प्रिंट कर दिया। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हमें एल्स कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, हमें बस मूव ऑन करते रहना है अपने एरे में। तो ये हमारे लिए हो गया है एंड इस तरीके से हमारे कोड को हम सेव कर सकते हैं। अब इसे अगर करें रन, तो रन करते हैं। सबसे पहले अपना साइज हमें इनपुट देना पड़ेगा। साइज में इनपुट देंगे 4, उसके बाद पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 3, तीसरी वैल्यू 5, चौथी वैल्यू 9। तो 1 3 5 9 ये 4 वैल्यूज हमने इनपुट की अपने एरे के अंदर। उसके बाद एंटर करना है अपना x, मान लीजिए हमें 5 ढूंढना है, तो x फाउंड एट इंडेक्स 2। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि क्या हुआ होगा जब हमने ये एरे इनपुट किया होगा। जैसे ही हमने 4 इनपुट किया अपने साइज के लिए, तो वैसे ही मेमोरी के अंदर एक 4 साइज का एरे क्रिएट हो गया। 0 1 2 3 हमने फिर 4 वैल्यूज को इनपुट किया, वो थी हमारे लिए 1 3 5 और 9। उसके बाद x इज इक्वल टू 5 को हमने सर्च के लिए भेजा, वो पहले इंडेक्स पर गया, इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 पर। वहां पर उसने देखा कि 1 इज नॉट इक्वल टू 5, तो उसके बाद वो अगले इंडेक्स पर गया, यहां पर भी i इज इक्वल टू 1 के लिए उसने देखा 3 इज नॉट इक्वल टू 5। उसके बाद वो i इज इक्वल टू 2 पर गया, यहां पर देखा 5 इज इक्वल टू 5, तो यहां पर उसने i इज इक्वल टू 2 के लिए 2 को प्रिंट करवा दिया। एंड फिर उसके बाद गया होगा i इज इक्वल टू 3 के लिए, वहां पर चेक किया होगा 9 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड फाइनली वो एंड हो गया होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने x को सर्च कर लिया। ये जो चीज हमने की है ये एक एल्गोरिदम होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं लीनियर सर्च। लीनियर यानी जो स्ट्रेट फैशन में जा रहा हो। तो हमने अपने एरे के अंदर स्ट्रेट फैशन में जाके किसी वैल्यू के लिए सर्च किया
इसीलिए इस सर्चिंग टेक्निक को हम कंप्यूटर साइंस में कहते हैं लीनियर सर्च। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज टेक्निक्स भी पढ़ रहे होंगे, जैसे हमारा बाइनरी सर्च हो गया, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्लेसमेंट्स में आते हैं और बहुत सारे इंप्लीकेशंस आपकी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो वो चीज़ें भी हम आगे पढ़ रहे होंगे, पर अभी के लिए हमें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि इतनी कम चीज़ें, इतने बेसिक्स पता होने के बाद भी हमने एक टेक्निक को समझ लिया, एक टेक्निक को कोड करके देख लिया। उस टेक्निक का नाम है लीनियर सर्च। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इस पूरी क्लास के नोट्स मिल रहे होंगे, उसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं एरेज के। आई होप वो एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होंगे। अगली क्लासेस में पढ़ रहे होंगे एरेज का ही एक एडवांस्ड वर्जन यानी 2D एरेज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।